प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इस हिस्से में बात होती है आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और पिछले कई माह से ये सिलसिला जारी है कि प्रोग्राम के ये जो हिस्सा है, हमारा सेगमेंट है, इसमें हम बात करते हैं आपकी नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल पर। तो बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं और कोशिश होती है कि सारे ही सवाल प्रोग्राम में शामिल किए जाएँ। इस सेगमेंट में बराह रास्त आपकी कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा। स्क्रीन पे नंबर आपसे कोई देर बाद नीचे चलाया जाएगा, जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और कराची में एक नफ्सियात का अस्पताल भी चला रहे हैं, जहाँ पे नफ्सियात से जुड़े मसाइल का इलाज होता है और इसके साथ साथ जो मनशियात में मुब्तला लोग हैं, आदि लोग हैं, उनका भी इलाज हो रहा है। जो सबसे पहले डॉक्टर शफीक यासीन को मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं, पिछले भी कई प्रोग्राम्स में बात हो चुकी है, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए और बहुत सारे ऐसे भी केसेस आ रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि नफ्सियात की वजह से इस हद तक प्रॉब्लम होता है कि कोई शख्स ये एक जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया कि मेरे पैर में एक साहब कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है। अब वो बहुत सारे उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाई हैं, सब कुछ करवाई हैं, लेकिन वो एक शायद ऐसा महसूस होता है कि नफ्सियाती मसला भी बन चुका है। ऐसी सूरत में डॉक्टर साहब क्या किया जाता है, ख़ास तौर पे जो बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला हैं उनके साथ अगर ये हो जाए तो उनकी परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। क्या आप समझते हैं कि अगर इसकी ट्रीटमेंट हो तो दीगर मामलात भी बेहतर हो सकते हैं, या इसको पहले सबसे पहले इसको देखना चाहिए, नफ्सियात से जुड़े मामलात का अगर इलाज हो तो फिर मामलात आसान हो सकते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताइए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन सामने आ रही हैं? नहीं, ये तो बहुत कॉमन है। यासिर, हो ये रहा है कि साइकाइट्रिस्ट के पास लोग आखिर में आ रहे हैं। और ये सिर्फ मामला सिर्फ दर्द का नहीं है। पैनिक अटैक्स बहुत आजकल हैं एंजाइटी के साथ, और लोग ये समझने लगते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। वो हार्ट सेंटर चले आते हैं, ईसीजी कराते हैं, ईसीजी बिल्कुल ठीक नॉर्मल है। आता है, वो समझते हैं उनका हार्ट तेज से धड़क रहा है और उनको वाकई कोई मसला हो गया वो, और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं और फिर एंड में साइकाट्रिस्ट के पास आते हैं। इसी तरह मैदे की खराबियाँ हैं, वो एंडोस्कोपी तक करा लेते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन चल कराने के बाद जो है ना, फिर उनको एहसास होता है कि नहीं, ये नफ्सियात का मसला था। सर का दर्द, टेंशन हेडेक है, माइग्रेन है, या इवन वेक किस्म के हेडेक्स, कहते हैं सर भारी हो रहा है, सर में जलन हो रही है, नेक स्टिफ हो रहा है, गर्दन जो है ना सख्त, ऐसा लग रहा है पूरा कंधे भारी हुए हुए हैं। और मज़ीद बहुत सी फ़िज़िकल ऐसी सिम्टम्स जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ नफ्सियात से है, वो पहले अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस पे पैसा और टाइम दोनों ज़ाया करते हैं, और फिर आखिर में साइकाट्रिस्ट के पास आते हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि उनका टाइम का ज़ाया हो रहा होता है, दूसरा पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, तीसरा जितनी देर से आते हैं साइकाट्रिस्ट के पास उतना ज़्यादा मर्ज़ बढ़ चुका होता है, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये आजकल मैं रोज़ देख रहा हूँ। और बुलंदी लेके आ रहे होते हैं कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन भी कराई, वो भी कराई, हमारे सर में ऐसा दर्द हो रहा था, हमने कहा ऐसा ना हो कैंसर हो, हमने हमारा सीटी स्कैन तक करा लिया। तो बात ये है कि जब आप स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में हैं, तो इंसान ज़ाहिर ना खुश है, उसके अंदर कोई ना कोई सोचें ऐसी चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे चल रहे हैं, डिफरेंट तरह की सोचें आ रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस की सोचें आ रही हैं। किसी से वो प्यार करता है, जैसे अपनी माँ से, बहन से, भाई से, बीवी से, उनसे झगड़ा हो गया या किसी बात पे नहीं बन रही है, तो इसे एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एम्बीवैलेंस का। राइट। एम्बीवैलेंस इज़ अ लव हेट्रेड रिलेशनशिप, राइट। जो बड़ा कॉमन होता जा रहा है हमारे रिलेशनशिप्स में। उसमें ये होता है कि इंसान प्यार करने के बावजूद उसी इंसान को जब नफ़रत करने लगता है या नापसंदीदा समझता है, तो उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स फिर दर्द की सूरत में बज़ाहिर नज़र आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो साइकाट्री में बहुत सी अलग अलग शक्लें हैं, और उसमें से एक यही है जो आप कह रहे हैं। और ये समझना आम आवाम को कि दिल तेज़ धड़कना, सर का दर्द, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब अलामात जो फिज़िकल हेल्थ के हवाले से, पेट का दर्द, मैदे की खराबियाँ,
दिल तेज़ धड़कना जैसे वो हार्ट से रिलेट कर लेते हैं। कई दफ़ा तो कन्वर्जन और डिसोसिएशन, ये जो है ना वो अलग इशू है कि वो बिल्कुल ही किसी और स्टेट में चले आते हैं। और कभी कभी ऐसे टर्म्स भी हैं साइकाट्री में जिसे हम डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन कहते हैं। और उसमें होता ये है कि आपको आसपास का एनवायरनमेंट, आपकी दुनिया नकली लगती है, अजीब सी महसूस हो रही होती है। किसी इंसान से वो बात कर रहे होते हैं, उसे लग रहा होता है कि मैं यहाँ से बैठ के उससे बात नहीं कर रहा, कहीं और से अपने आप को और उसको देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो इस तरह की अजीबोगरीब सी फीलिंग्स जो हैं साइकाट्री से एसोसिएटेड हैं और इलाज मौजूद है। बिल्कुल सही। मसला ये है कि वो कई लोग इसको या तो फिज़िकल हेल्थ इश्यूज का नाम दे के मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ चले आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जादू टोना है, जी। कोई और किसी ने हम पे क्या अमल कर दिया है, वो फिर दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं दम कराने के लिए। जी जी। तो बात यह है कि ये साइंस है। ब्रेन हमारा ऑर्गन है, बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जैसे हार्ट है या जिगर है या गुर्दे हैं, और हम बाकी सब ऑर्गन्स को वैल्यू देते हैं। लेकिन जहाँ ब्रेन का मसला आता है, दिमाग का मसला आता है, ये समझना ज़रूरी है कि दिमाग ही सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। चाहे वो हार्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो दिमाग का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। बिल्कुल ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जी दिमाग का जो है वो ख्याल रखा जाए, और इस रिलेटेड ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है जिसकी मैं चाहूँगा ज़रा निशानदेही हो जाए। वो क्वेश्चन है पैनिक अटैक्स के हवाले से, कि जो पैनिक अटैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा हमें अब कॉमन नज़र आ रहे हैं। बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे प्रॉब्लम्स होता है तो बड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है सिचुएशन को। और क्या इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, पहले मैं इस तरफ आऊँगा। फिर एक दो क्वेश्चन एपिलेप्सी से मुझे लगता है कि रिलेटेड हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि क्या इसको इसके ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है, कि अगर ट्रीटमेंट हो, या अगर पैनिक की सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, ये शायद लोगों को नहीं पता होता। क्या किया जाए डॉक्टर साहब, इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा सा, ये पैनिक अटैक्स के बारे में बताएं। कल ही इत्तेफाक से हमारी बात हो रही थी, दो साइकाट्रिस्ट बैठे हुए थे और हम पैनिक अटैक्स पे ही बात कर रहे थे कि आजकल ये रुझान देखा जा रहा है कि आजकल पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास, काफ़ी प्रेजेंट हो रहे हैं पैनिक अटैक्स के साथ। जो सोशल प्रेशर आ रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जी। है, वो जो है धकेल रही है कुछ लोगों को एप्रीहेंशन की तरफ, फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ की तरफ। यस। कि आगे क्या होगा, आज तो मौजूद है तनख्वाह, कब अगले महीने अगर जॉब नहीं रहती हम बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, Exactly. पेट्रोल का खर्च कैसे होगा, घर की ग्रॉसरी कैसे होगी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कहाँ से भरेंगे। तो ये दिमाग में जब परेशानी की सोचें चलने लगती हैं तो एंजाइटी, और जब एंजाइटी होती है, घबराहट बेचैनी होती है, तो इसका एक फॉर्म है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक सडन जो है ना एपिसोड होता है, अचानक से बिल्कुल सही। और बगैर किसी वार्निंग के आता है, और बहुत ही इंटेंस होता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। मतलब उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। मैंने कोलैप्स होते हुए देखा है बहुत सारे बिल्कुल। लोगों को, तो कोलैप्स कर जाते हैं, वो चाहते हैं कि इस चीज़ को ओवरकम करें लेकिन वो नहीं कर पाते। और फिर ये कि हमारे यहाँ एक तो और भी बड़ा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमेशा से हम बात करते हैं कि इसके लिए बड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, वो है सेल्फ मेडिकेशन। खुद से अद्वियात का इस्तेमाल वो करने की कोशिश करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, फिर वो एक और लेवल पे चले जाते हैं। कुछ केस स्टडीज़ में मैंने देखा कि वो इस चीज़ों को लेट गो करने के लिए ड्रग्स की तरफ आ गए, और फिर वो कैनबिस और इस तरफ जब गए तो फिर वो मामला दूसरी तरफ चला गया, वो सिचुएशन एडिक्शन की तरफ चली जाती है। जब एडिक्शन की तरफ चली जाती है तो इवेंचुअली फिर आप और ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इसकी तो बहुत एग्जांपल्स हैं। यहाँ से डे टू डे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यंगस्टर्स ख़ास तौर पे जब एंजाइटी का शिकार होते हैं, एकेडमिकली या पढ़ाई के हवाले से वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू होते हैं। कहीं पे भी थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त करना आजकल की एज ग्रुप को मुश्किल हो रहा है, रेजिलियंस कम है, बर्दाश्त कम है। तो वो फिर देखते हैं कि यार हम क्या करें इस एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। आसपास कोई दोस्त होता है जो मिसगाइड कर देता है कि चलो यार तुम ये ड्रग ट्राई कर लो, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम अपना गम जो है भूल जाओगे। तो वो स्टार्ट तो ज़्यादातर कैनबिस या चर्च से करते हैं,
और फिर आस्ते आस्ते वो फिर एम्फेटामीन्स है, आइस है, क्रिस्टल है, उस तरफ आते हैं, फिर हेरोइन और अफीम वगैरह की तरफ। तो ये जो है ना बड़ा स्लाइडिंग स्लोप है, ये आस्ते आस्ते जो है ना धकेलता है इंसान को बुरी से और बुरी और फिर मज़ीद ख़तरनाक ड्रग्स की तरफ। जी। एक पेशेंट अभी ट्रीट होके गया था, बल्कि 2 पेशेंट्स कजन्स थे, ट्रीट होके गए और बिल्कुल ठीक होके गए। एक तो ठीक रह गया और शुक्र है उसने वापस ड्रग्स नहीं ली, लेकिन उसी के कज़न के साथ वालदा फिर आई, तो वो कहने लगा जी मुझे बहुत तलब हो रही है। तो बिल्कुल ठीक ठाक था, जब मैंने उसको लास्ट 2 दफ़ा देखा था डिस्चार्ज के बाद, वो 2-3 हफ्ते एडमिट हुआ था, उसका ट्रीटमेंट हुआ था, ठीक होके चला गया था, बिल्कुल ठीक ठाक था। अचानक से मैंने कहा तुम्हें क्यों तलब हो रही है? खैर मैंने उसे कन्फ्रंट किया, मैंने कहा कुछ तो तुमने लिया है। तो कह रहा नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैंने कोई नशा नहीं किया, कोई नहीं किया। खैर उसे घुमा फिरा के जब 4-5 मिनट अलग अलग तरह से मैंने सवालात पूछे, तो उसने आखिर में एडमिट कर ही लिया कि मेरा एक दोस्त आया था, मैं परेशान था, जो है मैंने थोड़ा सा एक सिगरेट ले लिया। अब वो उसको भी मिनिमाइज़ कर रहा था मुझे पता है, लेकिन उसने नशा लिया था। और माँ रोने लगी कि मैंने इतना खर्चा किया अपने बेटे पे, उसको ठीक हो गया था, अब मैं सोच रही थी वो पढ़ेगा, आगे कुछ करेगा। और वो बेचारी बहुत ही लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से आई थी, गरीब औरत थी, बड़े मुश्किल से उसने पैसे किए थे जमा। तो मुझे भी अफसोस हो रहा था कि अब वो वापस बार बार इलाज कराना उसके लिए मुमकिन नहीं है। और ये बात बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि जो ये नशा करते हैं वो समझना छोड़ देते हैं ये कि ये बाकी फैमिली पे कितने बुरे असरात डाल रही है, बिल्कुल। उनकी इमोशनल हेल्थ पे, उनकी साइकोलॉजी पे जो उनकी फैमिली की है, और इकोनॉमिकल हालात पे, क्योंकि ना ही वो अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं कि वो अच्छी तरह पैसा अफोर्ड कर सकें। और फिर ज़ाहिर है माँ तो सफ़र करेगी ना कि मेरा बेटा है और इस तरह से सफ़र हो रहा है। तो फिर मैं तो ये देखता हूँ एंड में कि जो मदद के लिए आ रही है अपने बेटे के लिए, उसको शायद उससे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। और वो खुद सेक्रीफाइस कर रही है कि चलो मैं तो नहीं अपने डिप्रेशन का इलाज कराती, कम से कम अपने बेटे के नशे का इलाज करा लूँ। तो ये भी अलमिया है बहुत। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये फियर जो है, आप ख़ास तौर पे जैसे भी पैनिक का बता रहा था, अब मैंने 2-4 स्टूडेंट से जब बात की तो वो जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गई, वो इस हद तक कम हो गई है कि उनको ये नहीं समझ आता कि आगे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फिर आगे क्या करना है, करियर किस जगह बनाना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। और वो फियर यही था, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता रहा। एक ख़ास तौर पे एपिलेप्सी का जो पेशेंट था वो कहता है कि मैं तो इतना ज़्यादा फेयर हो गया है कि ना मैं ट्रैवल कर पाता हूँ, ना गाड़ी चला सकता हूँ, कि अगर गॉड फॉरबिड अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो हैंडल कैसे करूँगा। अब कॉन्फिडेंस में जब कमी आना शुरू हो जाती है तो स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है सिचुएशन। ऐसे पेशेंट्स को क्या रिकमेंड किया जाता है? आप एपिलेप्सी के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए एपिलेप्सी डिफरेंट टॉपिक है यासिर, इसलिए कि उसका ताल्लुक ब्रेन वायरिंग से है। राइट। सीजर जो आता है जिसे हम कहते हैं झटके आ रहे हैं और फिर वो बेहोश हो जाता है, मुंह से झाग निकलती है, हाथ पाँव जो है उधर झटके आते हैं, जबान कट जाती है, पेशाब निकल जाता है, ये वो टिपिकल सिम्टम्स है जो है हम टॉनिक क्लॉनिक सीजर कहते हैं, और फिर वो बेहोशी में चले जाता है। ये जो है ना जब एक इंसान को टिपिकल एपिलेप्सी हो, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, तो वो एक दफ़ा नहीं होती। एक तो उसका ओरिजिन देखना ज़रूरी होता है कि क्या है। MRI, CT स्कैन, EEG वगैरह करके आपको आइडिया हो जाता है कि ब्रेन के किस हिस्से में क्या मसला है। दूसरा ये है कि ये रिकरेंट है मोस्ट लाइकली, फिर वो सीजर होगा। अच्छा, मेडिकेशन कंट्रोल करती हैं सीजर्स को और अच्छी मेडिकेशन अवेलेबल हैं कि उन एपिलेप्सी का इलाज हो सके। यहाँ एक दो और प्रॉब्लम्स हैं। एक ये कि अगर वो रेगुलर मेडिकेशन ले रहा है और अपनी ट्रीटमेंट पे अच्छी तरह अमल कर रहा है एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, तो कई केसेस में चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि एपिलेप्सी वापस से हो, या हो भी तो शायद साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा। जहाँ पर वो अनट्रीटेबल होता है तो कई दफ़ा हफ्ते में 2-2 दफ़ा या 3-3 दफ़ा सीजर्स आ रहे होते हैं और बेहोश हो रहा होता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं बाय गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। अच्छा, बाहर के कंट्रीज़ में तो ये है कि वंस पर्सन इज़ डायग्नोज विद एपिलेप्सी, उसको ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड नहीं करते, नहीं होता है।
बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि उसके साथ बाकी ज़िंदगियां भी होती हैं एसोसिएटेड, और ख़ुद भी अगर वो गाड़ी चला रहा है, उसको गाड़ी चलाते हुए एपिलेप्टिक सीजर हो जाए तो बहुत मेजर एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता बिल्कुल है। ठीक है। और यहाँ तो ज़्यादातर कार्स भी नहीं, बाइक्स हैं। टू व्हीलर पे अगर आपका एक्सीडेंट हो तो रिस्क बढ़ने का बहुत हाई बिल्कुल है, सही। हेड इंजरीज का बहुत हाई है। हाँ, ये है ज़रूर कि बाहर की कंट्रीज़ में अगर वो प्रूव कर देता है पर्सन कि उसको जब एपिलेप्सी का डायग्नोसिस हुआ था, उसके बाद 1 साल 1.5 साल तक कोई और मज़ीद नहीं हुआ, तो एक लिमिटेड लाइसेंस एलोकेट किया जाता है, राइट। सब्जेक्ट टू के वो डॉक्टर को दिखा रहा है, अपनी ट्रीटमेंट ठीक ले रहा है और उसका रिस्क बहुत मिनिमल है और कम है, और साथ में उसको एजुकेट किया जाता है कि इस सूरत हाल में कि अगर आपको महसूस होने लगे कि एपिलेप्सी वापस से सीजर आ रहा है तो आप किस तरह से उसको डील करेंगे। राइट, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जो पिछले उसमें हम बात कर चुके थे मेमोरी लॉस के हवाले से, अब ये क्या वाकई मेमोरी लॉस हो रहा है बच्चों में ख़ास तौर पे? अब वो जैसे सबक का याद ना रखना, ये करना, वो पेरेंट्स ने एक ये इस चीज़ की निशानदेही की है कि बच्चों को ऐसा लगता है शायद मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, वो ये सब पढ़ते हैं, सब कुछ याद करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमें सब कुछ याद है, जब वो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह और मेमोरी लॉस में जो बड़ी उम्र के जो हैं 40+ 45 और इस तरफ जो जा रहे हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है बहुत सारे केसेस के अंदर। वो ये कहते हैं कि इसको रिवर्ट किया जा सकता है, क्या ये ट्रीटेबल है, और एट एनी स्टेज कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हों या एक्सरसाइजेस हों जिसको किया जाए तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई डिमेंशिया से रिलेटेड क्वेश्चन और मेमोरी लॉस जो हमारा हमेशा से टॉपिक रहा है, ये आजकल बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, मैं ये कहूँगा यासिर, और डिफरेंट एज पे, डिफरेंट एज ब्रैकेट्स पे कॉजेज़ ऑफ मेमोरी लॉस डिफरेंट होते हैं। राइट। बचपन के या यंग एजेस के मेमोरी लॉस शायद पुअर कंसंट्रेशन से ज़्यादा रिलेटेड हैं कि वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। अगेन आजकल हाइपर एक्टिविटी बहुत देखी जा रही है बच्चों में। स्क्रीनिंग टाइम जैसे बहुत ज़्यादा है मोबाइल पे, तो उनका फोकस कहीं और होता है। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक चीज़ को ज़्यादा देर तक अगर नहीं रिपीटेडली पढ़ा जाएगा तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा मेमोरी में, तो रिकॉल कैसे होगा? तो ये एक बड़ा इशू है। तो एक माँ लेकर आई थी अभी एक छोटे बच्चे को, वो यही कह रही थी कि मेरा बच्चा की याददाश्त का मसला है। वो अपेरेंटली बहुत हाइपर एक्टिव लग रहा था, बैठ ही नहीं रहा था एक जगह पर, तो उसका फोकस और कंसंट्रेशन ठीक नहीं था। दूसरा ये कि मैंने उससे पूछा कि क्या वो न्यूट्रिशंस में क्या लेता है, खाने पीने में क्या लेता है, तो मैंने कोशिश की कि भाई क्या मछली, क्या नहीं मछली तो उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब कुछ न्यूट्रिशनल ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, चाहे वो फ़िश ऑयल हो, थोड़ी बड़ी उम्र में आ जाए तो नट्स हैं, और डिफरेंट ऐसे एलिमेंट्स जिससे मेमोरी शार्प हो सकती है, बेहतर हो सकती है। फिर स्लीप टाइम का बड़ा इशू है यंगस्टर्स में, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, लेट सो रहे हैं, अपना टाइम हाइजीन जो स्लीप हाइजीन है वो उनका सही नहीं है। तो जब स्कूल जाते हैं वो टायर्ड होते हैं, वो सही से फोकस नहीं कर पाते हैं, और जब स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो फिर वो मेमोरी के इश्यूज उसकी वजह से भी होते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द कॉज एज वेल। घर में रहते हैं, अगेन टीवी देखते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर नहीं हैं, तो वो भी अफेक्ट करती हैं मूड पे भी, मेमोरी पे भी, कॉग्निशन पे भी। फिर आप ज़रा बड़े लेवल पे चले जाते हैं तो फिर जब भी मेमोरी के प्रॉब्लम आते हैं तो मैं फिर क्वेश्चन ये भी करता हूँ कि इसमें एंजाइटी और डिप्रेशन का कितना रोल है। कि जब एंजाइटी और डिप्रेशन होता है तो इसमें अगेन पुअर कंसंट्रेशन इज़ वन ऑफ द सिम्टम, कि वो ध्यान नहीं लगता, और जब ध्यान नहीं लगता चीज़ों पे और सोचे ही आ रही होती है दिमाग में परेशानी की, तो वो मेमोरी वो भूल जाते हैं, ये रखी थी चीज़, अब मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखी थी, मैं क्या कर रहा था ये भी याद नहीं है, एक दफ़ा जा रहा था यहाँ पर तो मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ, फिर सोच रहा है, तो वो प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं। बाकी जितनी भी साइकेट्री की बीमारी हैं, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, स्किज़ोअफेक्टिव इलनेस हो, बाइपोलर इलनेस हो, सबके साथ मेमोरी लॉस एसोसिएटेड रहे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से। ठीक है। तो जब दिमाग आपका स्टेबल होगा और परसकून होगा, पीस में होगा, और आप बाकी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, मेंटल हेल्थ आपकी
नॉर्मल होगी तो मेमोरी शार्प हो जाती है ठीक और है, होनी चाहिए, और साथ में नरिशमेंट और बाकी चीज़ें जो हम डिस्कस इसका कर रहे ख्याल थे। रखना ज़रूरी है। फिर हम तीसरे लेवल पे आ जाते हैं कि वो इंसान जो कि 45 50 55 क्रॉस कर गए हैं और उस एज ग्रुप में आ गए हैं जहाँ पर रिस्क ऑफ डिमेंशियाज बढ़ते हैं, और ना सिर्फ रिस्क ऑफ डिमेंशियाज बढ़ते हैं, या सिर्फ रिस्क ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, जैसे राइट। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ रहा है, और मज़ीद डिफरेंट बीमारियाँ। तो होता ये है कि डिमेंशिया जो है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया जिसे हम कहते हैं, वो तो 65 प्लस में जाके ज़्यादातर कॉमनली होती है। राइट। कुछ केसेस में प्री सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं, जो राइट। कि बिफोर 65 भी हो सकती है, 40-45 में भी नज़र आना शुरू हो नजर आना जाता है। शुरू हो राइट। सकती है। तो एक तो ये कि प्योर डिमेंशिया, दूसरा है, एंड देन देयर टाइप्स ऑफ अदर डिमेंशियाज लाइक लेवी बॉडी, हंटिंगटन, कोरियाज, पार्किंसंस एंड सो ऑन। लेकिन वेस्कुलर डिमेंशिया इज आल्सो वेरी कॉमन। और वेस्कुलर डिमेंशिया क्या है, मैं आसान लफ्जों में ये जी। समझाना चाहूँगा आवाम को कि देखें, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि आम तौर पे लोग समझते हैं कि उनका कंट्रोल है, एग्जैक्टली। वो एक दफ़ा शायद 3 महीने में, एक दफ़ा 6 महीने में, एक दफ़ा डॉक्टर के पास चले गया, उसने जी ब्लड प्रेशर चेक किया, उस टाइम पे अगर ब्लड प्रेशर ठीक आ गया तो उसने समझ लिया कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है। राइट। ब्लड प्रेशर कैन फ्लक्चुएट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा हाई होता है, कभी कभी लेट इवनिंग में ज़्यादा हाई होता है। तो उसका एक मेयार तरीका है, ये है कि वो मल्टीपल टाइम्स चेक हो। दूसरा, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है और आपको नहीं पता, तो होता है कि ब्लड प्रेशर ना सिर्फ जिस्म के बाकी हिस्सों में बल्कि दिमाग में भी हाई होता है। इसी वजह से स्ट्रोक या फालिज वगैरह होने का रिस्क एग्जैक्टली। होता है। जब जब ये ब्लड प्रेशर हाई है और दिमाग में हाई है, तो वो अगर फालिज नहीं हो तो छोटे छोटे जख्म बनने शुरू हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, जिससे हम इस्चीमिया, इन्फॉक्ट कहते हैं। जी। वो जख्म जितने जितने बनते हैं वो मेमोरी पे इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं, और शायद शुरू के पीरियड में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कैन बी वेस्कुलर डिमेंशिया, जिसका आसान लफ्ज़ों में ये कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा और आपको नहीं पता चला, एक एज में आके जब आप बहुत ज़्यादा भूलने लगे, तो फिर आप डॉक्टर के पास गए, उसने एमआरआई कराया, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा छोटे 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 जख्म मौजूद हैं दिमाग के अंदर, राइट। जो कि उस डिमेंशिया को कॉज कर रहे हैं। नाउ जब ये जख्म बन गए, तो ये रिवर्सिबल नहीं होते। राइट। ये नहीं कि आपने एक दवाई दी और जख्म ठीक होना शुरू हो जाए, वो जख्म रहते हैं और बाद में और मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्या एग्जैक्टली। बेहतर तरीका ये है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें और सॉल्ट इंटेक का ख्याल रखें, अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर कर सकें। अगर आप 4-6 हज़ार रुपये अपनी सेहत पे खर्च कर सकते हैं तो एक अच्छा बीपी मॉनिटर ले लें, बिल्कुल ठीक है। ताकि रेगुलरली आपका ब्लड प्रेशर चेक हो। क्योंकि दो सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारियों में एक तो ब्लड प्रेशर है, दूसरा डायबिटीज़। एग्जैक्टली। तो अगर ये चीज़ें आप चेक हमारे लिए रखेंगे ना, सबसे बड़ी थ्रेट है। थ्रेट है। एग्जैक्टली। हम पाकिस्तान इस वक्त, हम पहले भी बात कर चुके हैं, टॉप 10 में है इस वक्त वर्ल्ड में डायबिटीज़ के हवाले से, बिल्कुल सही। जो कि बहुत बड़ा तेज़ी से अनफॉर्चुनेट है। आउटब्रेक ऐसा लगता है कि हो चुका है। बिल्कुल ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। आगे चल के कभी मौका मिलेगा इस पर भी बात करेंगे। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं। दो चीज़ें और डॉक्टर साहब मैं इसके ऊपर चाहूँगा कि इसको हाईलाइट कर देते हैं। एक तो ये कि क्या ये हेरिटेंस में होता है, ख़ास तौर पे ये जो मेमोरी लॉस का चक्कर है, कुछ लोग ये कहते हैं या असूम कर लेते हैं बहुत जल्दी कि यार ये क्योंकि मेरे फैमिली में था तो हो सकता है कि मेरे साथ भी हो, और वो फिर प्रीमेच्योर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो सिर्फ वजह ये है कि एक माइंडसेट होता है कि फैमिली में था तो इवेंचुअली मेरे साथ भी होगा। वो भूलना तो किसी भी स्टेज के ऊपर हमारे साथ भी होता है, बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बट अगर हम ये चीज़ सोचना शुरू कर दें कि यार मेरे साथ अब ये वाकई प्रॉब्लम जो है ये बढ़ता जाएगा, तो फिर हो सकता है कि मैं उसका शिकार भी हो जाऊँ। क्या ये हेरिटेंस में होता है? एक तो इसको क्लियर कर दें। दूसरा ये कि इसकी नरिशमेंट के लिए क्या किया जाए, ब्रेन के लिए ख़ास तौर पे। हम लोग ज़रा चीज़ें कंज्यूम करने के आदी हैं जिस तरह के उसमें माशाल्लाह फ़ैट्स बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट होता है, कार्ब्स ओरिएंटेड डाइट ज़्यादा हमारे यहाँ कंज्यूम की जाती हैं, जैसे सोडियम का इस्तेमाल है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है, एक्सेसिव यूज़ किया जाता है। तो ये हैबिट्स को कैसे चेंज करें और किस हद तक जो है ये इफ़ेक्टिव हैं? अभी आपने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था, इससे रिलेटेड ही है। ये ज़रा बताइए कि हेरिटेंस के हवाले से पहले तो। देखिए, हर बीमारी, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो इवन नफ्सियात में स्किज़ोफ्रेनिया हो,
चाहे वो डिमेंशिया हो। जीन्स में हमारे क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स में बैठी हुई हैं ये, क्योंकि किसी के, जैसे मेरे फादर को अगर हार्ट अटैक 50s में हुआ, राइट। तो इट्स अ हाई लाइक्लीहुड कि मुझे भी चांसेस हैं हार्ट अटैक ठीक है। होने के। अच्छा, जहाँ डिमेंशिया का ताल्लुक है, डिमेंशिया क्रोमोसोम 14, क्रोमोसोम 19 और क्रोमोसोम 21 से इसका ताल्लुक है। राइट। और अगर क्लोज फैमिली मेंबर में अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, मैं अल्जाइमर्स की बात कर रहा हूँ, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके बच्चों में अल्जाइमर्स डिमेंशिया होने का रिस्क हायर हो ठीक। कंपेयर टू ठीक। इवन छोटी बीमारी है, नज़ला ज़ुकाम तक को ले लें। मुझे आई गॉट माई एलर्जिक राइनाइटिस फ्रॉम माई फादर, जो मैं समझता हूँ वो बेचारे हमेशा सफ़र करते रहे, नाक बंद रहती थी उनकी, और मेरी भी बड़ी यंग एज से ये प्रॉब्लम रही है। जी। तो हम ना सिर्फ अच्छी चीज़ें, स्ट्रेंथ्स, इंटेलिजेंस अपनी फैमिली से इनहेरिट करते हैं, राइट। बल्कि बीमारियां भी इनहेरिट कर सकते हैं। कर ठीक, सकते हैं। लेकिन लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता ही है कि फैमिली में ये इश्यूज रहे हैं, तो फिर तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है इन हवाले से, और क्या ख्याल रखना है, कोशिश करनी कि ये बीमारियां जो मेरे फादर या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को या और फैमिली में हुई हैं, मुझे कम से कम हो या ना हो। तो आपको एक वार्निंग साइन तो मिल गया ना, तो आप क्यों नहीं एग्जैक्टली। कोशिश करते। और फिर बात वही है कि अच्छा अच्छा नरिशमेंट लेंगे, जैसे अल्जाइमर्स अगर सपोज फैमिली में है, तो आपको ये कि ब्रेन यूज़ करना है, मसल है ये, इसी तरह है जैसे एग्जैक्टली। आप जितना मसल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप बॉडी बिल्डिंग करेंगे, मसल्स डेवलप होंगे। दिमाग में भी यही है, यूज़ इट और लूज इट एग्जैक्टली, कहते सबसे हैं। अच्छी हेल्थी एडवाइस आज की है, यूज इट और लूज और इट। लूज बिल्कुल इट, ठीक है। तो दिमाग इस्तेमाल करें, दैट इज़ वेरी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कर सकते हैं इस्तेमाल करें, पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, सीखें ओके। और सिखाएं। वेरी गुड। डॉक्टर साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अभी ब्रेन को यूज़ कैसे करें। अक्सर ये कहा जाता है कि अपने ब्रेन को यूज़ करो, दिमाग को यूज़ करो, बच्चों को अक्सर नसीहत करते हैं, लेकिन ये होता कैसे है? अब ये ज़रा समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को शायद खुद इल्म नहीं होगा इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे बढ़ाया जाता है। मसल स्ट्रेंथ के बारे में तो अब तो काफ़ी अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि इसकी स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए इसमें वर्कआउट करना पड़ता है, बट ये ब्रेन का जो वर्कआउट है ये एक्चुअली क्या है, इसके ऊपर मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा। और प्लस ये कि और कुछ क्वेश्चन हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, आपकी साइकी से रिलेटेड हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर साहब से। बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिल रहा है कि दिमाग को कैसे नॉर्मल रखना है। इस वक्त तो यकीनन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसकी ट्रीटमेंट जो बड़े कम पैसों में हो जाती है, बल्कि ऑलमोस्ट फ्री में हो जाती है। अभी मैं बता रहा था, डॉक्टर साहब से शेयर कर रहा था ब्रेक के दौरान भी, कि आपको अगर अपने आप को कोई चीज़ ऐसी है, नेचर ख़ास तौर पे ये आपको बहुत ज़्यादा मदद देती है, ख़ास तौर पे एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने में। मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछ रहा था, न्यूट्रिशन के हवाले से तो बात हो गई कि उसको कैसे हमने वो रखना है। आपने कुछ चीज़ों का तस्करा किया कि डाइट के अंदर जो है वो विटामिन्स वगैरह, हमारे यहाँ असल में ये चीज़ें अभी इतनी आम नहीं है, लोग इसको इग्नोर करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस को बाद में फिर एक सर्टन एज पे जाके पता चलता है कि ये डेफिशिएंसीज हो रही थी, कहीं पे आयरन की डेफिशिएंसी है, देन कहीं जिंक कम हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर रहा है। एक तो इसको पूरा कर लेते हैं, दूसरा और क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया आपको, अपनी एक प्रैक्टिस बताई है, मुझे जो चीज़ रिलैक्स करती है मैं उसको, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, आसमान की तरफ आप देखें और रिलैक्स हो जाए। और क्या कुछ हो सकता है डॉक्टर साहब, प्लीज़ इसके बारे में बताएं। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। आई थिंक एक तो not quantity of time, quality of time यस। with someone you want to be with, चाहे वो आपका अच्छा दोस्त हो, चाहे वाइफ हो, चाहे माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, कोई और रिश्ता हो, बैठें, बात करें, एक दूसरे से शेयर करें इश्यूज या अच्छी यादें, तो उससे इंसान का दिल बड़ा हल्का होता है। जो चीज़ें कम होती आ रही हैं आई थिंक अब,
क्योंकि हम लोग अब अपनी फीलिंग्स शेयर क्या करते हैं, बस अपने स्मार्टफोन पे देखते रहते हैं। व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे कितने फेसबुक फ्रेंड्स बन गए, अब कितने और बनाने हैं। तो एग्जैक्टली। ये चीज़ें आपको वो चीज़, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और आई टू आई कांटेक्ट, और एग्जैक्टली। उसके साथ खास तौर पे जो आपकी बात सुन रहा हो और आपको लग भी रहा हो कि वो इंटरेस्ट से सुन रहा है। कि आजकल ऐसे लोग भी मिलना कम हो गए जो आपकी प्रॉब्लम ही सुन लें या आपको कोई एडवाइस ही अच्छी कर दें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। हैं? तो मैं अभी एक चीज़, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी जैसे भी मैंने बात की, एक बड़े मशहूर अमेरिका के एक यूट्यूबर हैं, वो बड़े एडवाइसेस देते हैं, फैशन एडवाइस देते हैं, ये एडवाइस देते हैं, वो एडवाइस देते हैं, ये पहने ये ना पहने। तो मैं ऐसे ही गो थ्रू कर रहा था, मैं एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ कि उसका नतीजा क्या निकला। तो मैं कमेंट सेक्शन में मैंने एक जगह जाकर अंग्रेज़ी में लिखा कि ये सारी चीज़ फैशन एडवाइजेज़ है ना, इसको एक तरफ रखें और अपनी लाइफ को ना बड़ा रिलैक्स रखें। आप दुनिया में सबको इम्प्रेस करने नहीं आए। कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो पहन लें और दैट्स इट। आप इस तरह अपनी लाइफ गुजारें, आपका काम नहीं है कि आप सबको इम्प्रेस करते रहें। आप यकीन करें, मैं उसको कमेंट कर कर वो आ गया उस जगह। वो नेक्स्ट डे जब मैंने जाकर देखा उस जगह, तो तकरीबन कोई 6000 लोगों ने उसको लाइक किया और मुझे जो हर बंदा अप्रिशिएट करने लगा, कहता आपने ऐसी बात लिखी है जो आज तक जो है वो नहीं बताएगी। हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि हमने उसको इम्प्रेस करना है तो ये पहने, इस जगह जाना है तो ये पहने, उस जगह जाना है तो ये जूता हो, ये हो। इसमें हमने अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया। इंसान इसके लिए नहीं आया कि वो दूसरों को इम्प्रेस करता रहे कि इवेंट पे जाना है तो उसके लिए सोच सोच के परेशान है। अक्सर मैंने देखा है ख़वातीन को कि मैं एक जगह ऑब्ज़र्व करता हूँ, क्योंकि केस स्टडी करता हूँ तो देखता हूँ कि हो क्या रहा है। मैं शॉपिंग सेंटर में जाता हूँ, वहाँ मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, ये नहीं वो चाहिए, ये नहीं फिटिंग, ये वो। तो मैं बड़ा सोचता हूँ कि ये क्या चीज़ मजबूर करती है। वो वही फोर्स है कि दूसरों को दिखाना है कि हम ऐसे नज़र आ रहे हैं, उस चक्कर में भी अपना जो है वो लाइफ स्पैन जो है वो कम करता जा रहा है। इसके बारे में डॉक्टर साहब ने। बिल्कुल। आई थिंक मैं ये कि इस पर थोड़ा सा ऐड करना जी चाहूँगा। जी देखिए, जी। अगर आपके पास पैसा है, हलाल का पैसा है, पहली बात तो ये कि उस वो होगा तभी आप सुकून में होंगे। और आपको अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो आप खर्च ज़रूर करें, लेकिन ये सोच के करें खर्च कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली। इसका दिल चाह रहा है। दैट्स ठीक इट। है। ये कभी सोच के नहीं करें कि मुझे इसको दिखाना है किसी को और उसको इम्प्रेस करना है, ये मैं दौड़ में हूँ। जी। अब मैं जब मुल्क से बाहर आता था, मैं एक डिफरेंट तरह की गाड़ी चलाता था और बड़े शौक से चलाता बिल्कुल था। ठीक। जब मैं यहाँ आया तो मैंने वेट्स रखी हुई थी जो जगह जगह से लगी हुई थी, और मुझे बड़ी पसंद थी वो गाड़ी, इसलिए मुझे पता था कि मैं सुकून से गाड़ी चला रहा हूँ, एग्जैक्टली। कोई मुझे मार के भी जाएगा तो मुझे दुख नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। तो बात यही है ना कि जब आप अपने लिए कुछ फैसला करते हैं और ये सोच के करते हैं कि ये चीज़ मुझे सुकून देगी, खुशी देगी। मुझे अच्छी गाड़ियाँ पसंद है बहुत, बिल्कुल ठीक है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, और मुझे अगर मौका मिले, लेकिन मैं डेफिनेटली कभी भी अच्छी गाड़ी पाकिस्तान में ख़रीद के चलाना नहीं पसंद करूँगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि फिर मुझे दुखी होगा कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ के क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सेम अप्लाई टू ब्रांड्स। आप ब्रांड्स क्यों ले रहे हैं, आप महंगी घड़ी क्यों ख़रीद रहे हैं, आप महंगी चीज़ें क्यों अननेसेसरीली खरीद खरीद के जमा करते जा रहे हैं। वो दौड़ तो कभी ख़त्म ना होने वाली दौड़ ना है, होने वाली और ये जो एक दूसरे को दिखाने वाली दौड़ है वो तो आपको डेफिनेटली नीचे की तरफ लेके आएगी, इमोशनली आपको मज़ीद डिप्रेशन स्ट्रेस में डालेगी, इसलिए कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स कम होंगे, आप पे प्रेशर पड़ेगा कि मुझे काम और मज़ीद ज़्यादा करना है ताकि मैं इसके नेक्स्ट लेवल पे जाऊं, और इसका तो कोई एंड ही नहीं है, बिल्कुल सही इसका है। कोई एंड नहीं है। तो अगर आपको रिलैक्स रखना है अपने आप को तो डेफिनेटली इस दौड़ से निकलना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आपकी लाइफ आसान हो आसान जाएगी। हो जाएगी। मैं अपनी अपने बारे में इसलिए बताता हूँ कि ठीक है, आप अपने ऊपर ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं सेल फोन का कोई ऑब्सेशन नहीं है, जो है जैसा है चल रहा है, दैट्स इट। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं महंगा सेल फोन लेके लोगों में जाऊँ और उनको दिखाऊँ। घड़ी हो, इसका काम टाइम दिखाना है, मैं उसके ऊपर बिलीव करता हूँ कि आपके पास है, सही टाइम बता रही है, अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूता आपको जो पैर में कंफर्टेबल हो, दैट्स इट। कपड़ा जो आपको इजी गोइंग लगे, आप जिसमें रिलैक्स फील करें वो पहने। आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आप सबको इम्प्रेस करते फिरें। इस चक्कर में मैं लोग सेलफोन के हवाले से मैं देखता हूँ लोग परेशान हैं, बोरो कर रहे हैं पैसे लोगों से, और क्या कुछ कर रहे हैं कि किसी तरह नया मॉडल आ जाएगा,
वो 14 आ जाएगा, 15 ले लेंगे, 15 आ जाएगा, 16 मॉडल ले लेंगे, 16 आ जाएगा, 17 ले लेंगे, वो चलता रहेगा, नेवर एंडिंग स्टोरी। कब तक आप ये करते रहेंगे? वो आते रहेंगे, आप उनके पीछे भागते रहेंगे, एंड दैट्स इट। यही चल रहा है आजकल। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं परेशान। जी। बिल्कुल, और ये डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं आजकल, मैंने अपने पास गाड़ी नहीं है, मैं यंगोर ले रहा हूँ हाँ ड्राइव बिल्कुल के सही लिए। है। तो मैं ऐसे ही कह रहा था, मुझे जाना था एयरपोर्ट, और मैंने ड्राइव ली। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला, तो कहने उसने अपना जो जेंगो चला रहा था, उसने कहा लो का अभी मैंने नया नया आईफोन 15 निकाला है। तो बताएं। ही वॉज वेरी हैप्पी विद इट, और बता रहा था कि क्या फीचर्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि चल अच्छी बात है, वो खुश है अपनी मोबाइल से। लेकिन मेरे कज़न ने भी मंगवाया बड़े शौक से अमेरिका से एक आईफोन, काफ़ी अर्से पुरानी बात है, उस वक्त आईफोन 13 था शायद। वो हैदरी मार्केट गई, कोई उसका पर्स ही छीन के भाग गया। ओहो। उसके बाद वो बेचारी रोती रह गई कि मेरा फ़ोन तो छिन गया। राइट। तो बात यही है कि जहाँ पे आप रहते हैं, एक तो ज़िंदगी आपको वहाँ के हिसाब से गुजारनी हिसाब है से गुजारना। और उसको सिंपल रखनी है, एग्जैक्टली। और इतनी परेशानियाँ नहीं बढ़ानी अपनी ज़िंदगी में कि आप मज़ीद डिप्रेशन एंजाइटी में जाएं। वैसे ही डिप्रेशन एंजाइटी की कोई कमी नहीं है। अगर मैं अपनी वैसे असेसमेंट करूं और हर इंसान को आगे बिठा के बात करना शुरू कर दूं, मुझे लगता ये है कि 90% 85% आवाम इस वक्त डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होगी किसी ना किसी हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि मेजर टू मॉडरेट, माइल्ड डिग्री एंजाइटी या अराउंड दैट इस वक्त है, बिल्कुल सही। और हम सब इससे सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप ओवरकम करने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पे ये जो सिलसिला चल निकला है कि मेरे पास फ़लाना ब्रांड की जो है वो बैग होनी चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, रिस्ट वॉच, गैजेट्स होने चाहिए सारे मेरे पास फ़लाना ब्रांड की वॉच भी हो, ये सारी चीज़ें, इसको खुदा अपनी लाइफ से निकालें। बिल्कुल ईजी गोइंग अपनी लाइफ को रखें। बार बार ये बात बताता हूँ, हर जगह ये बात बताता हूँ कि इन चीज़ों में कंपटीशन में ना लगें। आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आप इस दुनिया में किसी से कंपटीशन करने नहीं आए, कोई आपका कंपेटिटर नहीं है। आप अपनी लाइफ जीने के लिए आए, इसको जितना सिंपल रखें। और एक चीज़ और अपने अंदर हैबिट को डेवलप करें कि जितना आपके पास है आप उसमें गुजारा करना सीख जाएं। आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। जितना आपके पास है, और नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं है कल आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचेंगे कैसे आएगा। गाड़ियों के लिए, इसके लिए, फ़लाना ब्रांड की गाड़ी, ये गाड़ी, उसका काम ये नहीं है कि आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करें। वो आपके लिए है, आपको सुकून दे, आपको रिलैक्स रखे, आपकी लाइफ ईजी। और अगर नहीं है तो उसके अलावा आप कोई रास्ता तलाश करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज उसके लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं कि कुछ भी करके ये ले लें, फ़लाना कर लें, कोई नहीं। अब तो बहुत आगे ज़माना जा चुका है। अब तो बल्कि आपको जो प्राइवेट सर्विसेज, कैब सर्विसेज हैं, ये अवेलेबल हैं, इसको अवेल कर लें अगर मौका मिल जाए। कहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए बैठ के सोच रहे हैं कि गाड़ी ही हो, और ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा। तो मैं तो आज इस शहर में रहते हुए, कराची में बिलखुसूस, मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि गाड़ी घर से बाहर ना निकालें। बहुत ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है तो आप निकालें। इसके अलावा अगर आप अकेले ट्रैवल करने वाले हैं तो आप कोई भी तरीका निकाल लें। बस के ज़रिए, मोटर बाइक्स पे आपको राइड मिल जाती है, वो ले लें, जो आपको आसान लगे, कन्वीनियंट जो आपके लिए हो, जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल ना बढ़े। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? इन चीज़ों को कम करें इस पे प्लीज़ मैं कुछ ऐड भी करना चाह रहा प्लीज़। हूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मेरे पास पिछले 3 महीने से गाड़ी नहीं है। और इस अरसे में मैंने बहुत जगह पे सफ़र किया कराची में, और मेरे स्ट्रेस लेवल्स टू बी ऑनेस्ट बहुत कम हुए हैं। कि एक ड्राइविंग मेरे लिए एक एग्जैक्टली। स्ट्रेस था, बिल्कुल सही है। और उससे बड़ा स्ट्रेस कि मैं पार कहाँ करूँगा गाड़ी। बताएं। और आपको पता है कराची में अगर आप सदर या इस इलाके में निकल जी। जाएं तो वहाँ जी। पार्किंग अजाब हो जाती बिल्कुल है। सही है। जब से मैंने ये इस्तेमाल करना शुरू किए, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग कि भाई मैं किसी उस कंपनी के लिए आया हूँ कि, लेकिन सीरियसली ये एक बहुत बड़ा, इट्स अ ब्लेसिंग कि आप आराम से, आपको एक ड्राइवर मिला हुआ है, आपको ए टू बी छोड़ देता है, आपको ज़रूरत नहीं है कहीं पार करने की, एग्जैक्टली। इसकी फिक्र नहीं कि कोई आपकी गाड़ी को मार के चले जाएगा। तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। और मैंने फिर ये प्लान किया हुआ था जो आप कह रहे हैं जी। कि अगर मैं गाड़ी ले भी लेता हूँ अब, तो मैं उसको हार्डली कभी निकालूंगा। सिर्फ हॉस्पिटल जाना आना अलग है, लेकिन जब दूर जाना है कहीं तो ज़रूरत नहीं है कि आप एग्जैक्टली। बिल्कुल। ऐसी जगहों पे ले जाएं जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ पार्किंग नहीं मिलती। आप आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और वो मच बेटर ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बल्कि मैं तो एक वक्त में खुद ये सोच रहा था कि जब मैं, जैसे कभी मुझे
जैसे आपने सदर वगैरह का जो कराची में उनको तो पता है, लेकिन कराची से बाहर लोगों को नहीं पता कि उधर ट्रैफिक हैसल कितना होता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला होता है। पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में कराची में तो नहीं। कराची में तो खैर सिचुएशन वर्स्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम होता है। लोग अवॉइड करते हैं, कोई ना कोई इस तरह की पब्लिक बसेस से इससे उससे चले जाते हैं। दैट्स इट। इस तरह आप जाएँ, आप स्ट्रेस फ्री रहें, ना आपको पार्किंग का कोई टेंशन है ना कुछ है, ना उसके ऊपर स्क्रैचेस का। हम हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप गाड़ी कहीं खड़ी करके जाते हैं, वापस आते हैं तो उसके अंदर से सिस्टम आपका जो है वो भी गायब होता है। उसके और भी साइड मिरर्स, ये वो तो बड़ी आम सी चीज़ें हैं कराची में तो ख़ास तौर पे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको कोई फाइनेंशियली भी एक वो लगता है, और भी आपको साइकोलॉजिकल एक बड़ा इसका वो होता है कि आप बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, चीज़ें गायब हो जाती हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनके पार्ट्स भी अवेलेबल ईजिली नहीं होते, नहीं होते, बिल्कुल वो रोड आपको रेज कम बहुत हो वो जाएगा करते हैं। कम से जी कम। एग्जैक्टली। तो इसको ओवरकम करने की कोशिश करें और जस्ट कीप थिंग्स सिंपल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, और आप क्या समझते हैं लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए? ये तो हम आज वो बातें कर रहे हैं जो एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, फाइनेंशियल जिनको कुछ चैलेंजेस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो अगर अपनी लाइफ को सिंपल करते चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। और अभी जैसे खाने पीने के हवाले से बता रहे थे, ईटिंग हैबिट्स, कुछ लोग मजबूर रहना चाहते हुए भी उनकी जो ऑब्सेशन है वो ईटिंग बन गया। अच्छा, ये एक बड़ा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, तो इसके ऊपर तो एक डिटेल प्रोग्राम होना चाहिए। अब ठीक कराची के अंदर लोगों के पास कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए, तो उनकी जो सारी एक्टिविटीज़ है वो ईटिंग ही रह गई है। वो ईटिंग आउट करते हैं, इधर जाते हैं उधर करते हैं। ये क्या चक्कर है डॉक्टर? ये बड़ा मसला है जी, इसलिए कि आई थिंक 2020 के बाद शायद ये बड़ा है। फूड पांडा, होम डिलीवरीज, फास्ट फूड, असल में ये भी नफ्सियात को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कई तरह से, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप क्या खा रहे हैं, किस तेल में पका हुआ है, कितना हाइजेनिक है। घर पे बनी हुई चीज़ आपको एटलीस्ट पता है किस तेल में बनी है, किस हाइजीन के साथ बनी है। और फिर ये कि वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत देखने में आई कि हमारा बैलेंस बहुत आउट है। वी आर मीट लवर्स, ठीक बात है, लेकिन कितना वेजिटेबल आप खा रहे हैं, फिश कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और फिर मेक श्योर के जो बड़े का गोश्त है वो हफ्ते में या शायद 2 हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करें। ट्राई करें कि इवन चिकन आजकल जो आ रही हैं वो भी इतनी क्वालिटी वाइज ठीक नहीं एग्जैक्टली। है। तो दे आर ऑल्टरनेट वेज टू मेक श्योर कि आप ओके, हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएं, और बिल्कुल वो भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल ठीक है। नफ्सियात के इसके हवाले ऊपर से। आगे हम इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी ये, और हमेशा से रहती है। डॉक्टर साहब जब भी आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, ख़ासतौर पे नफ्सियात के हवाले से। बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है, बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाब तो यकीनन आपको उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शफीक यासिन वंस अगेन कि आप हमारे पास आए प्रोग्राम में। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी रही है, बहुत सारे मामलों पर हमने गुफ्तगू की, और सवाल जो मौसूल हुए हैं इस वक्त, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सिटिंग जो नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह होगी, तो उसमें ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पर वक्त क्योंकि प्रोग्राम का ख़त्म हो गया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।